Hello students, welcome to Merit Seekers. In this video we will discuss about the permutation topic. परम्यूटेशन से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करेंगे, उन सब के बारे में जो है हम बात करेंगे. इससे अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसी का सेकंड पार्ट होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है वो धीरे धीरे हम लेवल वाइज इंक्रीज करते हैं. ठीक है, परम्यूटेशन में जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हर उस टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है. तो देखो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो हमारा परम्यूटेशन का टॉपिक है दैट इज फैक्टोरियल. यानी कि परम्यूटेशन पता होने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है. और फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है हमारे पास, ये. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे लिखा, देखो जैसे मैंने लिखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि एक एक नंबर आप डिक्रीज करते जाओगे. कैसे? n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, और सो ऑन चलता रहेगा. कब तक? जब तक 3, 2, 1 नहीं आ जाता. यानी कि इंटीजर्स कम होते रहेंगे और कब तक कम होंगे? जब तक 1 नहीं आएगा. और सारे इंटीजर्स किस में जाएंगे? मल्टीप्लाई में. फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे 7 फैक्टोरियल चलो ओपन करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 फैक्टोरियल? 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन 2 एंड देन 1. तो इसको बोलते हैं हमारा फैक्टोरियल. और फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, और इसका सिंबल ये भी हो सकता है. ठीक है, इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं. इसका मतलब क्या है? 7 फैक्टोरियल है आपके पास. अब यहाँ पे क्या हुआ कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन चलती जा रही है, और कहां तक चलती जा रही है? जब तक 1 नहीं आ रहा है ना. अब कुछ एक छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. एक तो ये सिंबल हो गया, इसकी नोटेशन हमें क्या देनी है. दूसरा n फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा? जब तक 1 नहीं आ जाएगा. तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान देने वाली है वो है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू. और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी. ये चीज आपने ध्यान रखना है. 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी. When n is negative or a fraction, n factorial is not defined. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. मीन्स कि n कब काम करता है? जब एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. यानी कि n अगर मैं लिख दूं p बाई q की फॉर्म में है, और यू कैन से रेशनल नंबर है ना, फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है, तब फैक्टोरियल काम नहीं करेगा. हाँ, ऐसा हो सकता है नीचे फैक्टोरियल लग पड़ा है, ऊपर फैक्टोरियल लग पड़ा है, तो ऊपर फैक्टोरियल की सीरीज अलग चलाओगे, नीचे अलग चलाओगे. बट कंबाइन में नहीं लिख सकते. मतलब अगर आपने ऐसा लिख दिया ना p बाई में q कंबाइन का फैक्टोरियल, ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी. दूसरा, n फैक्टोरियल कहां पे डिफाइन नहीं है? नेगेटिव डिफाइन है. यानी कि अगर आपको कोई कहता है कि -2 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहोगे नथिंग. ये है ही गलत. यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तब जाके जो है हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे. फैक्टोरियल अपने क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, +1 2 के अंदर, है ना. तो वो फैक्टोरियल वही छोटी सी बेस है हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पता सोल्व करने से पहले हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, उसका क्या क्या यूज होता है. मेन आपको ध्यान रखना है इसकी नोटेशन, एंड देन कैसे उसको हम लिखते हैं. जैसे मैंने ये लिखा n फैक्टोरियल, एग्जाम्पल भी लिख दिया. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 0 फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होता, विच इज 1. तो ये 1 होता है. देखो स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन का पहला टॉपिक. देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, फॉर्मूला क्या क्या यूज हो सकते हैं परम्यूटेशन के अंदर. द डिफरेंट अरेंजमेंट. होता क्या परम्यूटेशन की एक काम कितने तरीकों से किया जा रहा है, कोई भी काम के करने के तरीके कितने हैं, उसको परम्यूटेशन बोलते हैं. सबसे पहले एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि परम्यूटेशन क्या होता है. देखो मान लो कि आपने बॉम्बे टू गोवा जाना है. आपने बॉम्बे टू गोवा जाना है. आपके पास बॉम्बे जाने के लिए 3 ऑप्शन है. ठीक है, यू कैन गो बाय बस. आप बाय बस जा सकते हो, आप बाय ट्रेन जा सकते हो, और बाय कार जा सकते हो, और यू कैन से कार कैब जा सकते हो. कुछ भी, बाय बस, बाय ट्रेन और बाय कार. हमारे पास 3 ऑप्शन है. अब बॉम्बे जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है. बॉम्बे से गोवा जाने के लिए मान लो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन हमारे पास है कि आप हो सकता है कैब से जाओ. ठीक है, दूसरा हो सकता है आप बाइक पे जाओ, बाइक, कार, कुछ भी. सिर्फ एक यहाँ पे क्या है, इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सा काम हो सकता है. मैं आपको परम्यूटेशन का सिंपल सा मतलब बताना चाहता हूं कि कोई काम कितने तरीकों से हो सकता है, उसको परम्यूटेशन बोलते हैं, और कैसे ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है. देखो अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपको कोई बोले कि टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने हैं, वेज का मतलब ही क्या होता है? परम्यूटेशन. किसी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं.
देखो जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया था, मान लो कि आप बस से चले गए, मान लो आप बस से चले गए। अब बस से जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आप बस स्टैंड पे उतर के या बस बॉम्बे तक पहुंच के वहां से बाइक पे भी जा सकते हो और कैब पे भी जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, ट्रेन से जाने के बाद आप कैब भी ले सकते हो, आप बाइक भी ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद कार से भी जाओ तो भी दो ऑप्शन है, आप बाई बाइक भी जा सकते हो और बाई कैब भी जा सकते हो। तो एक्चुअल में कितने तरीके हुए ध्यान दो, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ऐसे 6 तरीके हो गए जिससे आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो बॉम्बे टू गोवा की। 6 तरीकों से मैं बॉम्बे टू गोवा जा सकता हूं। एक एक वर्ड सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, बॉम्बे टू गोवा जा सकते हो। इसी को बोलते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या करता है, किसी चीज को, किसी तरीकों को निकालने के लिए उसकी सारी कैलकुलेशन को इजी कर देता है। अब इसी के अंदर अगर मैं परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाऊं तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ द वेज। कैसे लगाया देखो, हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है, मेरे पास बस ऑप्शन है, मेरे पास ट्रेन ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 ऑप्शन लिख दिए कि बाय बस, बाय ट्रेन और बाय कार। पहले मेरे पास 3 ऑप्शन है, बाद में कितने ऑप्शन है, मैं बाय कैब जा सकता हूँ, बाय बाइक जा सकता हूँ, फिर कितने ऑप्शन है, 2। तो जब भी आंसर निकलेगा कैसे निकलेगा, उनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 6 आंसर आ रहा है और वहां पे कितना आंसर आ रहा था, 6 ही वेज आ रहे थे हमारे पास। तो इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर परम्यूटेशन, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि परम्यूटेशन एक्चुअल में है क्या। अब हमारे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि कैसे फॉर्मूला बेस पे हम परम्यूटेशन को सोल्व करेंगे, कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस को, अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का, ठीक है। देखो, the different arrangement which can be made out of a given number of the things by taking some or all at a time is called as permutation। तो वही हो गया क्या चीज, कि कितनी अरेंजमेंट हो सकती है किसी काम को करने के लिए, चाहे इकट्ठी हो रही हो चाहे अलग अलग हो रही हो, उसको बोला जाता है परम्यूटेशन। आगे देखो, r is less than or equal to n greater than equal to 1 then the number of the permutation taken at the time is equal to npr। इसका मतलब क्या हुआ, n हमारे पास अगर टोटल केस है, n अगर हमारे पास टोटल केस है तो अगर उस पर परम्यूटेशन लगाया जाता है तो npr लगाया जाता है। n हमारे पास क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द केसेस, r यहाँ पे क्या है, या देखो n मेरे पास क्या है, कितनी टोटल नंबर ऑफ द केसेस है, टेकन एट अ टाइम, r कितने उस टाइम पे लिए जा रहे हैं, वो है npr। npr को सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो जैसे +1 के अंदर हमने पढ़ा था, npr को मुझे मान लो सोल्व करना है तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में n माइनस में r फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने लिखा 3p2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस में 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल विच इज 1। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अब कितनी होगी, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 6। तो इस तरीके से परम्यूटेशन के आंसर लिखने हैं, और ये मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है। देखो कैसे आप शो कर सकते हो, एनपीआर का मतलब क्या है, एन हमारे पास टोटल केसेस हैं जिनके बारे में बात हो रही है, आर जो एक टाइम पे किए जा रहे हैं, ठीक है। एक तरह से आप अपना सिंपल सी लैंग्वेज में, वैसे इसका मतलब ये तो नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हो कितने फेवरेबल आपके पास चल रहे हैं, ठीक है। वो एक समझने का तरीका है अपना अपना। अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाए यानी कि P ब्रैकेट एन आर, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एन टोटल ऑफ द केसेस दे रखे हैं, आर जो एक टाइम पे किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अभी तक हमने देखा है कि परम्यूटेशन की आपके पास क्या है, नोटेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, और किस तरीके से जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब परम्यूटेशन बहुत सारे तरीकों का होता है। सबसे पहला परम्यूटेशन, एक तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ना, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, यही मैंने आपको समझाया। npn का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल बाय में n माइनस n, 0 फैक्टोरियल। अगर npn का मैं फॉर्मूला निकालूँ यहाँ से, क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय में n माइनस n, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, आंसर कितना आ जाएगा, n। तो इसने वही शॉर्ट नोटेशन लिख दी कि आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ऐसे ही np n माइनस 1 को चाहे इसको ओपन करके लिखो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ना ही ध्यान रखो तो ज़्यादा बढ़िया, उस टाइम हाथों हाथ निकल सकते हैं। जैसे मान लो np 0 है तो क्या होता है np 0, n फैक्टोरियल बाय में n माइनस में 0 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, आंसर 1 हो गया। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। अब देखो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। अब मैं परम्यूटेशन को थोड़ी सी चीज़ों के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहला परम्यूटेशन होता है सिंपल, सिंपल इन द सेंस जहां पे कोई भी चीज रिपीट नहीं होती।
हर तरह का मैंने क्वेश्चन दिया इस वीडियो के अंदर जहां पे कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। दूसरा हमारे पास परम्यूटेशन है, जब रिपीटिशन हो जाती है, परम्यूटेशन को उस तरीके से कैसे करते हैं। तीसरा परम्यूटेशन है अगर परम्यूटेशन सर्कल के अंदर चल रहा है तो परम्यूटेशन कैसे होता है। चौथा, अगर सर्कल के अंदर रिपीट हो रहा है, ये सर्कल के अंदर रिपीट नहीं हो रहा, ये सर्कल के अंदर रिपीट हो रहा है। पहला मैंने क्या बोला, एक सिंपल परम्यूटेशन अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं सिंपल अरेंजमेंट। दूसरा सिंपल अरेंजमेंट इन अ रो, आप इसको ऐसा बोल सकते हो एक लाइन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बच्चों को एक लाइन में खड़े करना है तो कितने तरीकों से होगा, वो रो, वो ये वाले तरीके हैं, ठीक है। सर्कल के अंदर है तो उसका अलग फॉर्मूला चलेगा। अब देखो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि किस तरीके से होगा। देखो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 5 बच्चों को है, मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूं, रो और सर्कल में डिफरेंस क्या है। मैंने 5 बच्चे हैं मेरे पास, है ना, मुझे एक लाइन के अंदर खड़े करने हैं, पांचों अलग अलग बच्चे हैं, मुझे एक लाइन के अंदर खड़े करना है 1 2 3 4 5। वो कह रहा है अगर एक रो के अंदर आपको बच्चे जो है वो फिक्स करने हैं, है ना, रो के अंदर कितने तरीकों से हो सकते हैं। देखो हमारे पास पहली पोजीशन के लिए, ये मान लो मेरी पहली पोजीशन है, ये मेरी पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। यहां पर कैसे कैसे बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं। देखो यहां पहली पोजीशन के लिए क्या मैं 5 में से किसी भी बच्चे को खड़ा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी बचे हुए कितने बच्चे रह गए, 4, तो इस पोजीशन पे कोई भी 4 में से एक आ सकता है। यहाँ पे 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। आंसर होगा क्या, टोटल नंबर ऑफ द वेज कैसे निकालते हैं इन सब की, मल्टीप्लाई। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 4 = 20, 3 = 60, 62 = 120। तो इसका आंसर कितना हो गया, 120। क्या परम्यूटेशन फैक्टोरियल से बना है? फैक्टोरियल हमने क्यों पढ़ा, इसका आंसर ये भी तो हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर ऐसा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 5 4 3 2 1। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर ही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो आपको क्या दिखेगा भैया, 5 जो बच्चे हैं उनको एक रो के अंदर लेके आना है, सीधा 5 फैक्टोरियल, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल लगा दो, परम्यूटेशन मल्टीप्लाई के अंदर लगा दो, बात एक ही है। अगर वहां बच्चे सर्कल के अंदर आ गए, 1 2 3 4 और 5, यहां बच्चे हैं, ये ए, इसका नाम रख देते हैं बच्चों का ABC, ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊं आपको। ये 5 बच्चे हैं, यहां पे जो केस बनेगा ना वो फॉर्मूला बदल जाएगा। पहले केस मैंने आपको क्या बोला, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इन द सेंस कि जितने बच्चे हैं, जितनी चीजें हैं, अगर रो में आना है तो उतना फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन सर्कल के अंदर एक माइनस लग जाएगा, उसका रीजन है, देखो मान लो मैंने सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं, 3 बच्चों को एक रो के अंदर करना है, तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल 6 आंसर आ गया। तो कैसे वो 3 बच्चे बैठेंगे, कैसे उस सर्कल उस लाइन के अंदर बैठेंगे। हो सकता है मान लो तीनों बच्चों का नाम ABC है, A पहले नंबर पे आ जाए, B दूसरे नंबर पे आ जाए, C तीसरे नंबर पे आ जाए। हो सकता है A पहले पे हो, C दूसरे पे हो, B तीसरे पे हो सकता है B पहले पे हो, C दूसरे पे हो और A इस पे हो सकता है B ऐसे हो, A दूसरे पे हो, C तीसरे नंबर पे हो सकता है C पहले नंबर पे हो, A दूसरे नंबर पे हो, B तीसरे नंबर पे हो। ऐसा भी हो सकता है C यहाँ हो, B यहाँ हो, A यहाँ हो। टोटल नंबर ऑफ द केसेस 1 2 3 4 5 6, ये होता है परम्यूटेशन। कितने तरीकों से वो काम हो रहा है, ठीक है, कितने तरीकों से वो काम हो रहा है। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं है, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ABC सबसे पहली चीज कि बच्चे हो सकता है A पहले पे बैठा हो, B दूसरे पे और C तीसरे पे, है ना। हो सकता है A पहले पे, C दूसरे पे, B तीसरे पे। हो सकता है B पहले पे, C दूसरे पे, A तीसरे पे। ऐसा भी हो सकता है कि B दूसरे पे, A पहले पे, C तीसरे पे। ऐसा भी हो सकता है कि C पहले पे, A दूसरे पे, B तीसरे पे। और ऐसा भी हो सकता है C B A। तो ये टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने आ गए, 6 तरीकों से मेरा काम हो सकता है ना। तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि 3 फैक्टोरियल आ गया। ध्यान रखना मैंने 3 फैक्टोरियल बताया अभी आपको ना। अब अगर मैं केस अगर इसका रिलेट करता हूं हमारा सर्कल के साथ, जस्ट 1 मिनट। अब इसी को हम रिलेट करते हैं सर्कल के साथ, देखो कैसे। देखो मान लो वो सारे जो 3 बच्चे हमने काउंट किए हैं वो एक सर्कल के अंदर बिठाए, A को यहां बिठा दिया, B को यहां बिठा दिया और C को यहां बिठा दिया। चेक करो अगर वो सर्कल के अंदर बैठ रहे हैं कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। A के बाद कौन आ रहा है, B आ रहा है, B के बाद कौन आ रहा है, C आ रहा है ना। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ऐसा सर्कल ना हो, सर्कल ऐसा हो जाए,
सर्कल फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए कि बी पहले पे आ जाए, बी के बाद कौन आए, बी के बाद यहाँ पे कौन है, सी है ना, बी के बाद सी ना हो, बी के बाद ए हो और ए के बाद सी हो, ये दूसरा केस हो गया। और ये हमारे पास कौन सा था, ये पहला केस था। क्या कोई और केस बन सकता है, बना के देखते हैं, यहीं पे बनाते हैं, चलो इसको रब कर देंगे। मान लो ए को यहां बिठा दिया, ए के बाद कौन आया यहाँ पे, बी, मैं बी की बजाय मान लो सी कर दूं, बचा कौन, बी। पर ये वाला केस तो हो चुका है, ए के बाद सी, सी के बाद बी, ये रहा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ये वाला केस। तो ये दोनों केस तो आपके पास क्या कर गए, सिंपल एक दूसरे से मैच कर गए। तो सर्कल के केस में क्या हो जाता है, एक केस आपके पास कम हो जाता है। देखो वहां पे हमारे पास क्या था, 6 फैक्टोरियल था ना, 3 - 1 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 आंसर आ रहा था। यहां पे चेक करते हैं, यहां पे देखो 3 माइनस में 1 कितने केस बन रहे हैं, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, तो 2 ही केस बन रहे थे सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर n फैक्टोरियल की बजाय फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n माइनस में 1 फैक्टोरियल। ऐसी नंबर ऑफ द वेज, अगर वो राउंड टेबल पे अराउंड, दैट मींस वो सर्कल ही है, ठीक है। नंबर ऑफ द वेज इन डिफरेंट बीट्स कैन बी अरेंज फॉर द नेकलेस 1/2 n - 1 फैक्टोरियल, यानी कि जब आपके पास उससे हाफ हो जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर जैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ 1 by 1 एक एक चीज समझते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारे के सारे टॉपिक और अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं जी, देखो नेक्स्ट जो हमारा ये परम्यूटेशन का बेसिक था सारा। अब इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में जो हम बात करेंगे। और क्वेश्चन को पता क्या है, क्वेश्चन को आपने फील करना है, एक्चुअल में क्वेश्चन दे क्या रखा है। खुद सोचो कि अगर 5 बच्चे बिठाने, अगर हम क्लास में होते तो ऐसे ऐसे करते और वर्बली क्वेश्चन निकालो। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वर्बली ही आंसर निकालने हैं आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट करना है कि सोचना है कि ये है, चलो दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऐसे परम्यूटेशन के क्वेश्चन करने हैं और आपका टाइम बचाना है, ठीक है। नाउ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स आउट ऑफ, आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन जो है वो 5 बार उछाला गया और आउटकम रिकॉर्ड कर लिए जी। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कॉइन के अंदर कितने आउटपुट होते हैं, कॉइन के अंदर 2 आउटपुट होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी बार कॉइन उछाला है, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार कॉइन उछाला है। सिंपल परम्यूटेशन है। पहले कॉइन में कौन से आ सकते हैं, हेड टेल दोनों आ सकते हैं। दूसरे में कौन आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। तीसरे में हेड टेल, चौथे में हेड टेल, पांचवें में हेड टेल। तो मल्टीप्लाई, परम्यूटेशन का आंसर कितना निकल गया, इसका क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया, 2⁵5। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। इस तरीके से आपने क्वेश्चन समझने हैं सारे। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, सेम क्वेश्चन आ गया। देखो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 5 7 8 9। 4 डिजिट नंबर इन नंबरों से मिलके बनाने हैं। कौन कौन से नंबर, 3 5 7 8 और 9। इन 5 डिजिट का यूज करते हुए आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है विच आर ग्रेटर देन 7000, और ऐसा नंबर बनाना है जो कि 7000 से बड़ा होगा, ठीक है जी। इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे रिपीट अलाउड नहीं है, एक डिजिट का अगर आपने यूज कर लिया उस डिजिट का दोबारा यूज नहीं करोगे। सबसे पहले कितने डिजिट नंबर मुझे बनाना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर बनाना है। और मेरे पास टोटल डिजिट कितने पड़े हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट पड़े हैं। 5 डिजिट की हेल्प से मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 7000 से बड़ा होगा। एक चीज यहां पे ना नोट करो, इसने ये कंडीशन लगा के बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर दी कि वो नंबर 7000 से बड़ा होगा। इसका मतलब इसने ये वाली जगह फिक्स कर दी। कैसे, यहां पे अगर मैं 3 लेता हूं तो नंबर कभी भी 7000 से बड़ा नहीं होगा। 5 लेता हूं, नंबर कभी भी 7000 से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से ऑप्शन रह जाते हैं, या तो यहाँ पे 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, तब जाके नंबर 7000 से बड़ा होगा। तो इस नंबर के पास कितने ऑप्शन है जी, कितने नंबर इस जगह पे बैठ सकते हैं, 3 नंबर बैठ सकते हैं। अब अगर मान लो वो 3 में से एक नंबर बैठ गया, मान लो इसी को बिठा दिया, हमने तो टोटल नंबर काउंट कर रहे हैं, डिजिट काउंट कर रहे हैं। मान लो एक नंबर को मैंने बिठा दिया, अब 4 डिजिट रह गए। अब तो हमारे पास कोई केस है ही नहीं, है ना। 3 तो यहाँ पे बिठा दिए, 3 हमारे पास ऑप्शन थे, 7 8 9, किसी एक को बिठा दिया। अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट जो है वो पेंडिंग है। एक तो हमारे पास 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 7 8 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है। मान लो 7 रख दिया, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी। तो टोटल नंबर ऑफ द डिजिट कितने बचेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं करना कोई भी डिजिट। अब 4 डिजिट बचेंगे। यहाँ पे अगर 4 बिठा दिए, टोटल नंबर ऑफ द डिजिट अब कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू में 2 72। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज या परम्यूटेशन का आंसर हमारे पास क्या निकल गया, 72। बस इस चीज को आपने ध्यान रखना है। पहली जगह इसने फिक्स कर दी, पहली जगह की वजह से
सारी की सारी जो है आंसर की स्टेटमेंट ही चेंज हो गई है ना। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म। 9 डिजिट नंबर कैसे बन सकता है हमें बताना है। देखो, अगर वो 9 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट नंबर बनाना है विद द डिफरेंट डिजिट, है ना, ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, अगर वो 9 डिजिट नंबर है तो मेरे पास एक्चुअली में मैथमेटिकल लैंग्वेज में कितने डिजिट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं से मिलकर सारे नंबर बने। कितने डिजिट हैं? 10 हैं। क्या मैं यहाँ पे जीरो को प्लेस कर सकता हूँ? यहाँ जीरो को प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? अगर यहाँ जीरो को प्लेस कर दिया, वो नंबर 9 डिजिट नंबर तो रहा ही नहीं, वो तो 8 डिजिट बन गया। तो जीरो ना आने की वजह से यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ रही है? अगर 9 ऑप्शन आपने यहाँ बिठा दिए, अब यहाँ कितने हैं? यहाँ फिर से 9 है। क्यों? मान लो एक डिजिट यहाँ बिठा दिया तो अगले केस में वो जीरो फिर से भी तो काउंट हो जाएगा। जीरो की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी है। तो अब कितने नंबर रह जाएंगे? 8। अब कितने रह जाएंगे? 7। अब कितने रह जाएंगे? 6 5 4 3 एंड 2। आपको इसका आंसर कैसे दे रखा होगा? या तो मल्टीप्लाई करके दे रखा होगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इंटू में 9 फैक्टोरियल। ऐसा आंसर भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये 9 से लेके यहाँ 2 तक ये पूरा क्या बन रहा है मेरे पास? 9 फैक्टोरियल बन रहा है। क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो 9 इंटू में 9 फैक्टोरियल इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। डिजिट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ना, आपको कह रहा है कि हाउ मैनी परम्यूटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर वोवल। वो कह रहा है वोवल अगर कोई वर्ड है जी, उससे कितनी तरह के वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जब उसने दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लेटर्स। लेटर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कौन सा लेटर कहां जा रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। पहले पॉइंट का आंसर है जी। देखो कितने डिजिट हैं जी? 1 2। वोवल्स के अंदर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर हैं। मान लो 6 लेटर का एक और वर्ड बनाना है 1 2 3 4 5 6। तो पहले के पास कितने ऑप्शन है? 6। अगले के पास 5, फिर से 4 3 2 1। सारों की मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो गया, जब हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। समझ आ रहा है ना? सेकंड है ईच वर्ड बिगिन विद ई। अब उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हर वर्ड ई से स्टार्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट है, 6 लेटर है हमारे पास। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद आपको जो आपकी प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट है, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे पढ़ लिए थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, वो मैं इसलिए पहले ये करवा रहा हूँ, ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ ताकि उसके अंदर कॉम्बिनेशन का यूज होने वाला है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कराई है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था, यहाँ पे इसने क्या बोला कि ईच वर्ड बिगिन विद ई। तो हमें वो सारे वर्ड बनाने हैं जहां पे वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट हो। अगर वो वर्ड ई से स्टार्ट हो तो क्या ई की जगह इसने फिक्स नहीं कर दी? इसने तो ई की जगह फिक्स कर दी। अगर इसने ई की जगह फिक्स कर दी, बचे हुए वोवल्स वर्ड के अंदर से हमारे लेटर कौन से रह गए? वो वी रह गया, ओ रह गया, डब्ल्यू रह गया, एल तो खत्म हो गया, एल रह गया, सॉरी ई खत्म हो गया, एल रह गया और एस रह गया। तो 5 लेटर ऐसे रह गए जिनकी जगह हमारे पास अभी है। ई की जगह तो फिक्स कर दी, यानी कि इसकी जगह तो फिक्स कर दी। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ई आएगा। इसको तो भूल जाओ, ये जगह ही खत्म है। यहाँ पे अब हमारे पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है जी। यहाँ पे कितने? इन पांचों में से कोई भी चीज आ सकती है ना। यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। फिर कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये 3 है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 5 फैक्टोरियल क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आया था? 6 फैक्टोरियल। जगह फिक्स होने के बाद इसका आंसर कितना आया? 5 फैक्टोरियल। अब देखो नेक्स्ट है चलो नेक्स्ट जो कह रहा है कि ईच वर्ड बिगिन विद ओ एंड एंड विद एस। एल आपको कह रहा है हर वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट होगा, ओ से स्टार्ट होगा और एल पे खत्म होगा। 1 2 3 4 5 6। इसने एल से वर्ड खत्म करना है और ओ से स्टार्ट करना है। इसकी जगह फिक्स होगी, इसकी जगह फिक्स होगी। इन दोनों को भूल जाओ अब कि ये हमारे पास है ही नहीं। अब वोवल से बचे हुए कितने वर्ड लेटर ऐसे रह गए जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है? वी अभी तक नहीं आया, डब्ल्यू अभी तक नहीं आया, ई अभी तक नहीं आया और एस अभी तक नहीं आया। तो 4 लेटर जो हमारे पास खाली बचे हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
इनकी पोजीशन तो मानी ही नहीं जाएगी। आंसर कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। इनकी पोजीशन क्यों नहीं मानी जाएगी, इसके पास एक जगह फिक्स है, इसके पास एक जगह फिक्स है, मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आने वाला है, वापस से 4 फैक्टोरियल आने वाला है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट आपको वो बोल रहा है, इसका आंसर मेरे पास क्या आया था 4 फैक्टोरियल। ऑल वोवल्स कम टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को समझ लो, बहुत अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर होगा। ऑल वोवल्स कम टुगेदर, जितने भी वोवल्स हैं वो इकट्ठे आएंगे। कितने वोवल्स हैं जी, वी ओ डब्ल्यू ई एल एस, इसके अंदर कितने वोवल्स का यूज हो रहा है, ओ इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ई इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। 2 वोवल है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, वी कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है और एस कॉन्सोनेंट है। इसने बोला 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छे से समझना है ना। इसने बोला कि जो भी वोवल आएंगे वो इकट्ठे आएंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो उनको इकट्ठों को एक मान के चलो, क्योंकि जब भी वो इधर उधर घूमेंगे वो इकट्ठे घूमेंगे। अब वो इकट्ठी जगह हो गई, इनका एक पेयर बन गया, और कौन सा पेयर बन गया, ओ ई पेयर बन गया। ध्यान से सुनना, अब इनका एक पेयर बन गया, अब ये इकट्ठे घूमेंगे जहां भी घूमेंगे। कितने कॉन्सोनेंट रह गए, 4। यहां 4 में से कोई भी आ सकता है, यहां पे कोई भी आ सकता है, यहां कोई भी आ सकता है, यहां कोई भी आ सकता है। लेकिन ये चीज लिखनी गलत हो जाएगी। कैसे, देखो यहां पे देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। यहां मान लो हमारे पास 6 पोजीशन है ना, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 पोजीशन है। इसने बोला ओ और ई दोनों इकट्ठे जाएंगे जहां भी जाएंगे, बाकी बचे हुए रह गए वी डब्ल्यू एल और एस। अगर ये इकट्ठा है तो ये पूरा एक माना जाएगा, ये अलग है 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास इस टाइम वेरिएबल मान के चलो, यानी कि लेटर मान के चलो। तो कैसे निकलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2, ये हो जाएगा इंटू में 1। ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल कहने का मतलब है अगर वोवल इकट्ठे बैठते हैं तो कितने तरीके टोटल पॉसिबल है, तो मैंने ये निकाल दिया। बट मैं यहां पे एक चीज लगा रहा हूं 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि ओ वोवल इकट्ठे बैठेंगे। अगर वोवल इकट्ठे बैठेंगे हो सकता है ओ पहले आ जाए, हो सकता है ई पहले आ जाए, ये दोनों भी तो आपस में सर्कुलेट करेंगे, ये दोनों भी तो एक जगह की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसने ये थोड़ी बोला पहले नंबर पे ओ आएगा या पहले नंबर पे ई आएगा, तो ये दोनों भी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये बोल देना कि कोई चीज इकट्ठी बैठी है और वो 3 है, 3 चीजें इकट्ठी बैठी हैं, तो जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसको एंड में 3 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 चीजें खुद आपस में एक दूसरे की सीट चेंज कर सकती हैं 3 फैक्टोरियल के तरीकों से, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। देखो अगला करते हैं, इसका आंसर मेरे पास आ गया जी 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल आंसर आ रहा था, तो यहां पे मेरे पास इसका आंसर लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो है ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे आए। अब देखो सारे कॉन्सोनेंट अगर इकट्ठे आएंगे वी डब्ल्यू एल और एस, इस पूरे को एक मान के चलोगे। अब इसने वोवल पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये पूरा अगर एक है, ये 2 है जी और ये 3 है जी, 3 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई में ये चारों के चारों वोवल आपस में भी तो घूम सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, आप परम्यूटेशन की हेल्प से कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो अपने एग्जाम में निकाल सकते हो। 4 आपको पार्ट दिए होंगे, उसमें से कोई आपको चूज करना होगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ गया, जहां पे मैंने आपको बोला था, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज समझा देना चाहूं। यहां पे अब रिपीट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो रिपीटेशन नहीं था, जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि ये डिजिट रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगा, वो रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ पे रिपीट वाले क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा, कोई भी वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे किसी भी वर्ड के अंदर जो सिंपल हो रहा हो रिमूव। देखो जैसे मैंने लिखा कॉमन, ये वर्ड लिख दिया मैंने। वो कह रहा है इन डिजिट्स, इन लेटर से बनने वाले टोटल कितने केस हो सकते हैं, टोटल कितने वेज हो सकते हैं। आप यहाँ पे रिपीटिशन वाला मेथड लगाओगे, क्योंकि एम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, ओ जो है वो 2 बार आ रहा है। तरीका वही होगा। कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6 फैक्टोरियल पहले हम करते थे सिंपल, लेकिन इस बार डिवाइड में कर दोगे। जितनी चीजें रिपीट हो रही हैं, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, बाय में डिवाइड में एम 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर बनेगा 6 फैक्टोरियल
बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। n हमारे पास वही टोटल जो हमारे पास केसेस दे रखे हैं, यानी कि टोटल वोवल्स डिजिट जो भी दे रखा है, p जो उसके अंदर चीजें रिपीट हो रही हैं, मतलब अगर मान लो m 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल लगाते, o 2 बार हो रहा है 2 फैक्टोरियल, कोई और लेटर होता है तो उसको भी लगाते हैं। जितने रिपीट होते जाएंगे उतने आप डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे इसलिए समझ आया क्योंकि इसने जो वर्ड दे रखा है सॉरी, इसने जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर ध्यान से देखो, UNIVERSITY, यहां पे कौन कौन रिपीट हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है, आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ये पढ़ा एक ये पढ़ा। उसके बाद कौन रिपीट हो रहा है, यूनिवर्सिटी, वी रिपीट नहीं हो रहा, ई यहां पे रिपीट नहीं हो रहा, यू रिपीट नहीं हो रहा, एन रिपीट नहीं हो रहा, आई रिपीट हो रहा है, वी रिपीट नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा जी, आर नहीं हो रहा, एस नहीं हो रहा, टी नहीं हो रहा, वाई नहीं हो रहा। यानी कि सिर्फ 2 हमारे पास ऐसे लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और वो 2 लेटर है कौन, आए हैं, है ना। आपको बोल रहा है कि कितने जो है वो डिजिट बन सकते हैं। नाउ हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद दीज लेटर द वोवल्स रिमेनिंग टुगेदर। वोवल्स जो है वो इकट्ठे रहेंगे, वोवल्स क्या रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। सबसे पहले वोवल्स कौन कौन से, अब यहाँ पे एक आए वोवल है, ठीक है, आए वोवल है, आए कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है, आए वोवल आ गया। उसके बाद यू वोवल है, यू वोवल है। उसके बाद एन नहीं है जी, वी, ई वोवल है, ई यहाँ पे आ रहा है, ई आर एस आई टी एन वाई, बस ये 3 हमारे पास वोवल है। तो इन वोवल के अंदर कोई रिपीट कर रहा है, आई रिपीट कर रहा है, तो एक तरह से हमारे पास टोटल वोवल कितने बन गए, 4 वोवल बन गए, चाहे वो रिपीट कर रहा है चाहे वो नहीं कर रहा। तो इन 4 वोवल्स को, यानी कि आई, यू, ई, आई, इन सभी को एक पेयर मान के चलोगे, बाकी बचे हुए कितने रह गए, यू आ गया जी, एन नहीं आया, आई आ गया, वी रह गया, ई रह गया, ई हो गया, आर रह गया, एस रह गया, आई हो गया, टी रह गया और वाई रह गया। तो इनको अगर आप एक मान के चलते हो, यहां पे कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये रहे, 7वां ये रहा, तो टोटल कितने निकलेंगे, 7 फैक्टोरियल निकलेंगे जब वोवल इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब वोवल इकट्ठे हो रहे हैं, ये चारों के चारों वोवल भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल के तरीकों से, तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। ये तरीका था सिंपल परम्यूटेशन, जो भी हमने लास्ट टू लास्ट एग्जांपल किया। लेकिन यहाँ पे मैं डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल भी लगाऊंगा, क्योंकि आए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है जी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द 1330। इन चारों डिजिट का यूज करते हुए कितने 4 डिजिट नंबर जो है वो बन सकते हैं। अगर वो 4 डिजिट नंबर है ना, तो पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ द केसेस निकाल रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ द केसेस क्या है, 4 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल। रीजन 4 डिजिट है और 2 रिपीट हो रहे हैं, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, ये तो टोटल केस हो गए जब ये हमने सीखा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 0 पहले नंबर पे आ गया, अगर 0 पहले नंबर पे आ गया तो वो तो 4 डिजिट रहेगा ही नहीं। तो कौन कौन से केसेस ऐसे होंगे जब 4 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, 0 की जगह यहां पे हम नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पे कितने की जगह है हमारे पास, 3 की जगह, फिर 2 फिर 1, यानी कि जो नंबर है 0 लेके आ सकते हैं वो 3 फैक्टोरियल होंगे। लेकिन उन 3 फैक्टोरियल में, यानी कि ये 3 नंबर है ना, 0 तो नहीं आ सकता। लेकिन इन 3 फैक्टोरियल के अंदर से, 3 नंबर्स के अंदर से 2 नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं, जो 3 3 है, 2 टाइम आ रहा है। तो ये तो मैंने जो लिखा वो टोटल नंबर ऑफ द डिजिट, जो मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ द डिजिट बन सकते हैं 4 डिजिट नंबर, ये मैंने वो लिख दिए जब 0 जो है पहले नंबर पे आएगा, 3 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, है ना। ये वो केस उठा लिया जब 0 पहले नंबर पे आएगा। 0 पहले नंबर पे आया, इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर बन गया। वो 3 डिजिट नंबर माइनस कर दो सारे के सारे टोटल में से, क्या आंसर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल एलसीएम आ गया, 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 1, माइनस में 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 कॉमन आ गया।
4 माइनस 1 बच गया, बाई में 2 पड़ा है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मतलब 9 पॉसिबल डिजिट ऐसे बन सकते हैं, नंबर ऐसे बन सकते हैं जो 4 डिजिट नंबर होंगे, यानी कि जहां पे 0 फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, देखो वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। यहां पे इसने वर्ड दे दिया मैथमेटिक, MATHEMA, कोई वर्ड चेंज तो नहीं है ना यहाँ पे, टोटल मैथमेटिक्स है ना, हाँ जी। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर ऑफ द अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय दिस। पहला पॉइंट, कितने बन सकते हैं, कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आपके पास ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं, है ना, 11 फैक्टोरियल से होंगे, लेकिन इसके अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। क्या ए रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, अच्छा टी 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ये रहा, उसके बाद ई मैथमेटिक्स नहीं रिपीट हो रहा, उसके बाद एच नहीं रिपीट हो रहा, और कुछ रिपीट हो रहा है, एम 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बाय में क्या कर दोगे, 2 फैक्टोरियल एम के लिए, 2 फैक्टोरियल आई के टी के लिए, 2 फैक्टोरियल ए के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। रिपीटिशन है, परम्यूटेशन के अंदर रिपीटिशन वाला क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट वो कहना चाह रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद सी। ऐसे कितने नंबर होंगे जो सी से स्टार्ट होंगे। मतलब पहली पोजीशन तो फिक्स कर दी, बाकी बची हुई पोजीशन कितनी रहेगी, 11 डिजिट थे ना, 11 लेटर थे, तो पहली पोजीशन फिक्स होगी, बाकी बचे कितने रह गए, 10, तो 10 फैक्टोरियल। लेकिन उनमें 10 में से भी तो m 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है और a 2 बार आ रहा है, तो इस बार का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस पहली जगह जो थी वो पहली जगह इसने क्या कर दी, फिक्स कर दी, तो इसको काउंट ही नहीं करना, तो टोटल नंबर ऑफ द केसेस एक माइनस कर दो, है ना। थर्ड पे आ जाओ, देखो थर्ड आपको केस कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी। टी से कितने स्टार्ट हो सकते हैं, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट हमें वो बोल रहा है कि टी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे। देखो अगर यहां पे मैं टी से स्टार्ट कर दूं, पहला जो आपके पास लेटर होगा वो टी से स्टार्ट करे, बाकी बचे हुए कितने रह जाएंगे, बाकी बचे हुए 10 रह जाएंगे, तो 10 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज का ध्यान दो, पहले की जगह तो फिक्स कर दी, पहले की जगह फिक्स है, बाकी जगह 10 जगह ऐसी हैं जो फिक्स नहीं है। उनमें से m 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है, क्या इस बार t के लिए भी 2 बार लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि t की जगह फिक्स होगी, ये पहली जगह फिक्स होगी। अब इस t को नेग्लिजिबल मान के चलो कि ये t है ही नहीं, अब जो हमारे पास जो सिंगल t बचा हुआ है वो अलग ही काउंट होगा, है ना। तो इस चीज की तरफ आपने ध्यान देना है। इसका आंसर क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल बाय में 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू में 2 4 आ जाएगा। तो ये जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो परम्यूटेशन हमने क्या पढ़ लिया, परम्यूटेशन सिंपल वाले भी देखे जो फैक्टोरियल से निकलते थे, उसके बाद कि किस तरीके से हम परम्यूटेशन का यूज कर सकते हैं वो देख लिया हमने। परम्यूटेशन के क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकते हैं, परम्यूटेशन रिपीटिशन के अंदर कैसे लग सकता है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लो, जैसे इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, कोई भी देखो, ये मेरे पास मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको देखो एक तरीका बता दिया परम्यूटेशन के क्वेश्चन को इजी फैक्टोरियल से सोल्व करने का, टोटल नंबर ऑफ द वेज निकालने का। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन को मेरे को किसी एक एग्जांपल से बता रहा हूं मैं, परम्यूटेशन से निकालना है। देखो वोवल्स, हमें बताना है वोवल से बनने वाले कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में है क्या, 6 वोवल्स है पी। अगर 6 वोवल्स हैं और 6 ही सीटें हैं तो कितने बन सकते हैं, 6p6, यानी कि 6 फैक्टोरियल बाई में 6 माइनस में 6, 0 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल ये आंसर आ गया इसका, और वही मैंने लिखा था 6 फैक्टोरियल। मैंने फैक्टोरियल की हेल्प से परम्यूटेशन के सारे क्वेश्चन इसलिए बताए हैं क्योंकि कई क्वेश्चंस के अंदर आपको जो पजल ना हो, तो मैंने एक ही तरीका आपको बता दिया किस तरीके से सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। ऐसे ही मान लो मुझे और कोई क्वेश्चन करना है, जैसे इसी का पार्ट करना है, जैसे मान लो सेकंड पार्ट है, हर लेटर जो है वो ई से स्टार्ट होगा, यानी कि ई की जगह फिक्स हो गई, कितनी जगह रह गई, वी रह गया, ओ रह गया, डब्ल्यू रह गया और एल रह गया और एस रह गया। अब ये 5 जनों को फिक्स करना है, 5 जनों को फिक्स करना है और सीटें कितनी है, 5 ही है, ई की जगह तो फिक्स है, आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 5 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल वाला मेथड यूज करोगे बिल्कुल पजल नहीं होंगे। तो ये सब वो परम्यूटेशन के क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वर्कशीट दे रहा हूं जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आई थिंक हर क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए।
तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।